हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज मैं आपको चैप्टर 1 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के सेकंड पार्ट कराऊंगी, यानी कि मैं बताऊंगी कि कैसे हम केमिकल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। पर उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैंने पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उनके आंसर्स टैली कर लेते हैं। पहले का आंसर था, मतलब पहला क्वेश्चन ही था पहले, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो केमिकल रिएक्शन के दौरान नहीं होती? तो भाई इसका आंसर था सी, कि एटम्स ऑफ वन एलिमेंट चेंजेस इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। ऐसा नहीं होता, किसी एक एलिमेंट के एटम कभी भी चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, बस वो रीअरेंज हो जाते हैं। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस, मैंने बताया था आपको। दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि इन चारों में से कौन सा एक केमिकल रिएक्शन में नहीं आता। देखो, डाइजेशन ऑफ फूड एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन भी एक केमिकल रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड इज आल्सो अ केमिकल रिएक्शन, ये इसका आंसर है डी। मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स ऑन हीटिंग, ठीक है, तो ये एक केमिकल चेंज नहीं होता है, केमिकल चेंज नहीं होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम नहीं होते हैं, ये फिजिकल चेंज होता है। सो ये केमिकल चेंज नहीं है और केमिकल रिएक्शन भी नहीं है, ठीक। आगे, और वैसे भी ये वाली इस वाले पॉइंट में ना, ये होने के लिए 5 प्रॉपर्टीज़ बताई थी मैंने आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी। क्या क्या थी वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स? अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी पिछली वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। यू आर गिवन द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ येलो प्रेसिपिटेट, यू शुड मिक्स विद इट अ सॉल्यूशन ऑफ। तो हमें इसको किसके सॉल्यूशन के साथ मिक्स करना था? पोटेशियम आयोडाइड। ये एक एग्जांपल है चेंज इन कलर का। जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे ना 5, उसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक होती है हमारी चेंज इन कलर, उसी का एक एग्जांपल है ये। तो ये इसका आंसर है पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि केमिकल इक्वेशंस कैसे सॉल्व होती हैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, क्वेश्चंस कराऊंगी आज तुम्हें। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम बैलेंस करते क्यों हैं और क्या ज़रूरत होती है बैलेंस करने की? देखो भाई, कोई भी इक्वेशन जब तक बैलेंस नहीं होगी तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि सही मायने में कितने एटम्स का रीअरेंजमेंट हुआ था और कितने एटम्स यूज़ हुए थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम इक्वल ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसमें कि हम दोनों साइड के एटम्स के नंबर को इक्वल करते हैं, ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। ये हीटो ट्रायल मेथड से होता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके बाद मैं आपको 3-4 क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगी ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। और इसके अलावा मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊँगी। ओके, आज पहले हम लेकिन पूरा पढ़ लेते हैं कि क्या होती है केमिकल इक्वेशन, और ऊपर का उसके जितने भी थ्योरी पार्ट है हम वो कर लेते हैं आज, ठीक। पहले एक एग्जांपल देखो, यहाँ कह रहे हैं H2 + O2 गिव्स H2, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिखा है कि हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 2। हाइड्रोजन के इधर कितने एटम हैं? 2, और ऑक्सीजन के 1। हो गई गड़बड़, यानी कि हाइड्रोजन के तो 2 सेम है लेकिन ऑक्सीजन के अलग है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे दोनों को इक्वल करना है। हम हमेशा उधर की साइड ही ऐड करते हैं जिधर कम होता है, ठीक है। ज़्यादा वाले को और ज़्यादा नहीं दे देने हैं हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इधर वाली साइड पे ऐड करेंगे। कैसे करेंगे भाई? ऑब्वियस सी बात है, ऐड तो कर नहीं सकते क्योंकि अगर एक चीज़ में मल्टीप्लाई होगी तो वो दूसरी में भी होगी। तो हम क्या करते हैं, पहले हमने देखो इस साइड मतलब पूरे H2O की मल्टीप्लाई मैंने 2 से करा दी, ठीक है। जब मैंने 2 से H2O की मल्टीप्लाई कराई तो क्या आया? मैंने डायरेक्ट लिख दिया H2 ऐसी का ऐसी, O2 ऐसी का ऐसे, और यहाँ पर क्या हो गया? 2H2O। अब समझो, यहाँ पर पहले एक ऑक्सीजन थी लेकिन अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। लेकिन अब हाइड्रोजन गड़बड़ हो गए। हाइड्रोजन इधर कितने हो गए? 4, और इधर है सिर्फ 2। तो मैंने अभी क्या बताया कि जिधर कम होता है हम उधर क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो अब हम इधर ही 2 की मल्टीप्लाई करवा देंगे ताकि ये 4 हो जाए, ठीक है। ऐड मतलब तुम प्लस मत कर देना यार, ऐड का मतलब है, मैं कह रही हूँ कि हम एटम्स को और इधर ऐड कर देते हैं। वो ऐड कैसे होंगे? हम मल्टीप्लिकेशन से ही कर सकते हैं, ठीक। मैं बहुत ज़्यादा ठीक है बोल रही हूँ, ओके। तो यहाँ पर मैंने 2 की मल्टीप्लाई करवा दी, यहाँ आ जाएगा। अब देखो इसको हम देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। इधर कितने हाइड्रोजन है? 4। इधर कितने हाइड्रोजन है? 4।
2 2 जा 4, 2 2 जा 4, इधर कितने ऑक्सीजन है 2 और इधर भी कितने ऑक्सीजन है 2, ठीक है। तो ये एक बैलेंस, ये इक्वेशन हमारी हो गई बैलेंस। अगर इसके अलावा कोई और इक्वेशन होती है तो एक ट्रिक है, ठीक है। वो ट्रिक ये है कि पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं या फिर हाइड्रोजन को, किसी एक को पकड़ के बैलेंस कर देते हैं और फिर हाइड्रोजन को या फिर ऑक्सीजन को, दोनों में से किसी एक को मतलब तुम बैलेंस करो पहले, और उसके बाद बचे हुए जितने भी एटम्स होते हैं हम उन्हें बैलेंस करते हैं। मैं आगे एग्जांपल बताऊंगी तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं, ये कह रहे हैं अ केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इन्फॉर्मेटिव इन 3 वेज। देखो अगर मुझे अब यहाँ पर मेरा काम नहीं खत्म हुआ है, यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बस ये बैलेंस कर दिया और छोड़ दो, नहीं, हम इसे और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं 3 तरीके से। कौन कौन से हैं वो 3 तरीके? पहला तो है बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हमें ये बताना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट्स क्या थी। फिजिकल स्टेट्स यानी कि भाई सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है। तो देखो जब सॉलिड होता है तो हम उसके आगे एस लिख देते हैं, जब वो लिक्विड होता है तो एल लिख देते हैं, और गैस होता है तो हम जी लिख देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। लेकिन अब ये ए क्यू क्या है? ए क्यू का मतलब होता है एक्वस फॉर्म, ठीक है। और एक्वस फॉर्म का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो पानी में मिलकर बनाया हो, मतलब पानी डाला था उस सॉल्यूशन में, मतलब हमने H2SO4 में पानी डाला है और फिर वो एक्वस सॉल्यूशन बन गया किसका? H2SO4 का, तो हम उसे ए क्यू से डिनोट करते हैं। H2SO4 होता क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड अगर प्यूरी कंसनट्रेटेड फॉर्म में हम लेंगे तो वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देगा, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम इस चीज़ को। तो इसलिए हम उसे एक्वस कर देते हैं, यानी कि उसमें क्या मिला देते हैं? पानी मिला देते हैं। तो ये ऐसा सॉल्यूशन H2SO4 का जिसमें पानी हो उसे हम क्या कहेंगे? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, और इसलिए हम यहाँ पर ए क्यू लिख रहे हैं, ठीक है। तो जब मैंने सॉलिड जिंक की रिएक्शन H2SO4 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाई तो मुझे क्या मिला? जिंक सल्फेट मिला, और ये एक्वस फॉर्म में मिला मुझे, और H2 गैस मिली, ठीक। तो ये तो था पहला तरीका कि हम वही फिजिकल स्टेट उसकी इंडिकेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंज टेक प्लेस इन द रिएक्शन। हीट चेंजेस जो रिएक्शन में हो रहे हैं, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें कि हीट बाहर निकल रही है ना, हीट प्रोड्यूस करती हैं जो रिएक्शन, और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन जिन्हें की हीट चाहिए होती है। तो भाई जब हीट निकल रही होगी तो हम हीट यहाँ इधर प्रोडक्ट की साइड लिख देंगे, और जब हम हीट दे रहे होंगे रिएक्शन को, यानी कि जब रिएक्शन तब होगी जब हीट की ज़रूरत होगी उसे, तब हम लेफ्ट हैंड साइड पे यानी कि रिएक्टेंट की साइड पर लिख देंगे हीट, ठीक। तो दूसरा तरीका ये हो गया किसी भी बैलेंस इक्वेशन को और भी इंफॉर्मेटिव बनाने का। अच्छा, यहाँ पर एक बार इसे देख लेते हैं। ये वाली तो बैलेंस ही, ये देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर 2N2 नाइट्रोजन के 2 थे, और यहाँ पर ये मैंने अलग से लगाया है देखो, ताकि यहाँ पर भी 2 हो जाए और इधर भी 2 हो जाए एटम्स। ऑक्सीजन की तो ऑलरेडी 2 हैं, तो यहाँ पर भी इसलिए मैंने 2 लगा दिया, जिसकी वजह से अब ये बैलेंस है इक्वेशन। ऊपर वाली भी बैलेंस है, देखो कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1, इधर ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2। लास्ट देखते हैं, टू इंडिकेट द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक प्लेस। अब ये इंडिकेट करने के लिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो हम तीसरी जो मेथड है जिससे कि हम अपनी रिएक्शन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, वो ये है कि हम ये बता दें कि ये जो रिएक्शन हुई है हमारी, ये किन कंडीशंस के अंडर हुई है। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये साइन यहाँ पर बनाया हुआ है, ये डेल्टा, इसको हम हीट बोल देते हैं, ये हीट का साइन है। ये हीट का साइन है, तो ये हीट का साइन बनाया, और MnO2 मैंने क्या लिया है यहाँ पर एज कैटलिस्ट यूज़ करा है मैंने, ठीक है। तो पोटेशियम क्लोरेट की जब रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ MnO2 और उसको हीट दी जाती है, तो 2 चीज़ें बनती है, क्या क्या? पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। पोटेशियम क्लोराइड किस फॉर्म में होता है? सॉलिड की फॉर्म में, पोटेशियम क्लोरेट सॉलिड की फॉर्म में, और जो ऑक्सीजन हमारी निकलती है वो गैसेस फॉर्म में निकल जाती है। ऐसी मैंने एक और इक्वेशन लिखी है कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस से होती है इन प्रेजेंस ऑफ ZnO प्लस CrO3, तो हमें मिलता है मीथेनॉल, और प्रोवाइडेड, ये ATM का मतलब क्या है? प्रेशर, यानी कि यहाँ पर इन्होंने प्रेशर को क्या कर दिया है? 300 ATM कर दिया है, और 300 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि भाई ये हमें सराउंडिंग बनानी पड़ी, तभी ये रिएक्शन होंगे। ऐसा नहीं है कि सारी रिएक्शन ऐसे ही हो जाती हैं, हमें प्रेशर घटाना पड़ता है, कभी प्रेशर बढ़ाना पड़ता है, कभी टेम्परेचर घटाना पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक हो गया, चलो वो तो कैटलिस्ट लगाने पड़ते हैं, ताकि कैटलिस्ट क्या होते हैं? कोई भी ऐसी चीज़ जो रिएक्शन को या तो स्लो कर देती है या फिर
फास्ट कर देती है, लेकिन खुद वो रिएक्शन में यूज़ नहीं होता, उसको हम कैटलिस्ट कहते हैं। तो ये यहाँ पर जो मैंने एरो के नीचे लिखे हैं ना, ये और ये हो गया, ये यहाँ पर कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। ये रिएक्शन में खुद नहीं कहीं पे भी यूज़ होंगे। देखो यहाँ पे कहीं Zn थोड़े ना लिखा हुआ आ रखा है, या क्रोमियम थोड़े ना लिखा है यहाँ कहीं, ना ही यहाँ पे कहीं Mn है। लेकिन बस ये रिएक्शन का, इनका बस इतना ही काम होता है, रिएक्शन को तेज़ करना या धीरे करना, उसके बाद वही रिएक्शन जाने और ये जाने, नहीं सॉरी उसके बाद इनका बस मतलब इतना ही काम होता है कि ये रिएक्शन को हैंडल करते हैं, ये कैटलिस्ट होते हैं। अभी देखो कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है जब भी हम केमिकल इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। वी शुड रिमेंबर द फॉलोइंग 4 स्टेप्स फॉर राइटिंग इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शंस। नंबर 1 स्टेप है राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन कीपिंग द रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट ऑन द राइट साइड। जितनी भी हमें केमिकल रिएक्शन है वो हमें सबसे पहले वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखनी होती है, जिसमें कि रिएक्टेंट को हम लेफ्ट साइड में हमेशा रखते हैं और प्रोडक्ट को हम हमेशा राइट साइड में रखते हैं। ठीक है। दूसरी बात है कि पुट द सिम्बल्स एंड फॉर्मूलेज ऑफ ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द वर्ड इक्वेशन। अब वो जो मैंने वर्ड इक्वेशन बनाई थी उसको हम किस में रखेंगे, हम सिम्बल्स में रखेंगे उनकी। जैसे कि मान लो कि ऑक्सीजन है तो मैंने OXYGN ऑक्सीजन लिख लिया, ये हो गया वर्ड में। लेकिन अब मुझे उसे सिंबल में लिखना है तो उसको मैं कैसे लिखूंगी, O2 लिखूंगी, है ना भाई। ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीजन लिख दूंगी मैं, लेकिन अगर मुझे अब उसे फॉर्मूले में लिखना होगा तो फिर मैं कैसे सिंबल में कैसे लिखूंगी, O2 लिखूंगी। अगला क्या कह रहे हैं, इफ़ पॉसिबल थर्ड स्टेप बैलेंस द इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग द सिंबल एंड फॉर्मूला बाय द स्मॉलेस्ट पॉसिबल फिगर। ये मैंने अभी पीछे बताया आपको कि जितनी भी स्मॉलेस्ट छोटी फिगर होती है उससे हम उसको मल्टीप्लाई करके हम क्या कर लेते हैं, दोनों साइड पे सेम अपने एटम्स कर लेते हैं। फोर्थ स्टेप क्या है, इफ़ पॉसिबल मेक द इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। और अभी जो मैंने 3 स्टेप्स बताए कि जो भी उसकी फिजिकल फॉर्म है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हम वो लिख सकते हैं, जो कैटलिस्ट हमने यूज़ करा है हम वो भी बता सकते हैं। तो ये तो बस ये एक्स्ट्रा है ना, ये इफ़ पॉसिबल दे दिया है यहाँ पे। इसका मतलब है कि ये 3 फर्स्ट शुरू के 3 स्टेप तो करने ही करने हैं, लास्ट वाला अगर हो सकता है तो करो, अगर आपको आता है तो आप करेंगे, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। जैसे कि एक एग्जांपल से मैं बताती हूँ। स्टेप 1 क्या था हमारा कि वर्ड इक्वेशन में लिखो। ठीक है, ये था, देखो तो कोई इक्वेशन थी, कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट। स्टेप 2 क्या था कि इन सब के फॉर्मूलेज लिखो। तो फॉर्मूले लिखे मैंने, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है COH का होल ट्वाइस, और सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4। थर्ड स्टेप क्या था हमारा कि हमें क्या करनी थी, इक्वेशन बैलेंस करनी थी। तो अब देखो यहाँ पर बैलेंस करी है मैंने, CuSO4 प्लस 2NaOH गिव COOH का होल ट्वाइस और Na2SO4 क्या करा है, पहले देख लेते हैं। और मैंने क्या बताया था, या तो हम ऑक्सीजन को करते हैं बैलेंस या फिर हाइड्रोजन को, किसी को भी ले लेते हैं। पहले मान लो मैंने ऑक्सीजन ले ली, अभी 2 को मत कंसीडर करो, ठीक है, ये सोचो 2 यहाँ पर नहीं है। तो फिर हम कैसे देखेंगे, इधर ऑक्सीजन 1 है और इधर ऑक्सीजन है 2, ये ब्रैकेट में है ना, तो इसका मतलब है यहाँ पर 2 ऑक्सीजन तो ये रही और 4 ये रही ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, बैलेंस करेंगे। सॉरी SO4 वाली है, हाँ ये रही ना, इधर भी है 4 इधर है और 2 इधर है, 6 इधर है और 4 और 1 5 इधर है। तो अब इधर कम है तो इधर मुझे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगी। ध्यान रखना, अब देखो इधर 5 है इधर 6 है, तो भाई मैं 1 तो यहाँ पर नहीं कर सकती ना, 1 से तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। 1 की मल्टीप्लाई इसमें होगी 1 में, तो 1 आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लोएस्ट नंबर क्या रखा, 2 रखा, 1 नहीं रखा। 2 आ गया मेरा ऑक्सीजन बैलेंस। अब हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन इधर है 1, फिलहाल मैं इसे 2 को नहीं कंसीडर कर रही हूँ। हाइड्रोजन इधर 1 है और इधर हाइड्रोजन है 2, तो फिर वही काम, यहाँ पर 2 है इधर 1 है, तो इधर कम है तो इधर इसलिए मैंने 2 कर दिया। तो हमारी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस हो गई। अक्सर क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस कर देते हैं ना, तो हमारी ये मान लो आप 70% इक्वेशन तो वहीं सॉल्व हो जाती है। देखो जैसे कि अब देख लेते हैं, Cu देख लेते हैं, कॉपर का देख लेते हैं, इधर कितना है कॉपर 1, इधर भी कितना है 1 बैलेंस्ड। सल्फर देख लेते हैं, इधर कितना है 1 और इधर है 1 बैलेंस्ड। Na देख लेते हैं, इधर हो गया 2 और इधर भी है 2 बैलेंस्ड। तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई।
फोर्थ स्टेप क्या था कि हमें क्या इनकी फिजिकल स्टेट लिखनी थी। तो ये एक्वस फॉर्म होता है, ये भी एक्वस फॉर्म होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है और ये भी एक्वस फॉर्म में हमें मिलता है। अगर आपको ये पता हो तो आप लिख देना, अगर आपको नहीं पता हो तो आप ऐसे भी छोड़ कर आ सकते हो, नंबर नहीं कटेंगे आपके बोर्ड्स में, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर वो स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि लिखनी ही लिखनी है तो लिखनी है, उस टाइम पर छोड़ के मत आ जाना, फिर कट जाएंगे नंबर ठीक है। तो अब कुछ रिएक्शंस हम प्रैक्टिस करते हैं। अब चलो एक एग्जांपल सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे होगा। जो भी हमने 4 स्टेप पढ़े हैं हम उनसे ही ये सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन, कह रहे हैं कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म अमोनिया, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जुड़े, क्या मिला, अमोनिया मिला, और हमें उसके लिए बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। तो हमारा स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 था हमें वर्ड इक्वेशन बनानी थी, ठीक। अब वर्ड इक्वेशन कैसे बनेगी, ये कह रहे हैं नाइट्रोजन में ऐड हुआ हाइड्रोजन जिसकी वजह से हमें मिला अमोनिया। फर्स्ट स्टेप तो यही है ना। उसके बाद स्टेप 2 क्या था हमारा, स्टेप 2 था कि हमें सिंबल्स में लिखना है। सिंबल्स में नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, N2, हाइड्रोजन हो जाएगा H2 और अमोनिया होता है हमारा NH3, ठीक है। आगे है स्टेप 3। स्टेप 3 क्या था, बैलेंस। तो बैलेंस करेंगे अब नाइट्रोजन इधर देखो लिख लेते हैं एक बार पहले से ही, N2 + H2 गिव्स NH3। इधर नाइट्रोजन कितने हैं चेक करते हैं, हाइड्रोजन चेक करते हैं पहले, ठीक है। हाइड्रोजन इधर कितने हैं 2, इधर हैं 3। तो देखो एक मैं आपको ना एक ट्रिक बताती हूँ। वैसे मैं कल एक वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें मैं आपको बहुत सारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस करके बताऊँगी। हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि भाई बोर्ड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तो मैं सिर्फ आपको 2-3 करके दिखा रही हूँ, तो कल आप ज़रूर देखिए वीडियो, और इसलिए सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ वो आपको दिख जाए, ठीक, और आपको पता चल जाए, ठीक चलो, तो मैं बता रही थी, ये ट्रिक बता रही थी मैं, हाँ, कि कहीं पे भी अगर ऐसे 3 और 2 अटक जाए ना, तो हमारे पास बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि जहाँ पर 2 है वहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करा लो, और जहाँ पर 3 है वहाँ 2 की मल्टीप्लाई करा दो। ज़्यादातर ये वर्क करता है, ठीक है, ज़्यादातर, मैं ये नहीं कह रही 100% केसेस में वर्क करेगा, पर हाँ ज़्यादातर ये वर्क करता है। तो जैसे यहाँ पर 2 है तो मैं यहाँ पर भाई यहाँ पर मैं 3 लिख देती हूँ, और यहाँ पर 3 है तो मैं यहाँ पर 2 लिख देती हूँ। तो अब हाइड्रोजन देखो 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6 हो गई। नाइट्रोजन देखो 2 है और यहाँ पे भी 2, बैलेंस ठीक है, तो ये बैलेंस हो गई यहाँ पर। ये 3 स्टेप हैं। अगर स्टेप 4 इंक्लूड करना है तो हम इनकी फिजिकल स्टेट लिख देते हैं, गैस गैस गैस, और ये लिक्विड फॉर्म में भी मिल जाती है, ठीक। आगे देखते हैं और 1-2 इक्वेशन सॉल्व करते हैं, 1 मिनट। हाँ चलो ये वाली देखते हैं, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। ये वाली इक्वेशन देखते हैं कैसे सॉल्व होगी। यहाँ पर लिखा है CS2 + O2 गिव्स CO2 + SO2। तो कार्बन सल्फाइड में जब ऑक्सीजन को मिलाया तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली और सल्फर डाइऑक्साइड मिली। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को चेक करते हैं। ऑक्सीजन कितनी है इधर 2, और इधर कितनी है 2 एरी, और 2 एरी इधर है 4। तो मैंने क्या बताया आपको, जिधर कम है उधर की साइड हमें मल्टीप्लाई करनी है। किधर कम है, इधर साइड, तो इधर किससे मल्टीप्लाई करनी है, इधर 4 है इधर 2 है, तो इधर 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ। देखो मैं आपको 3-4 स्टेप में लिख के नहीं समझा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ आप जल्दी से जल्दी सॉल्व करना सीखो। अगर मैं 3-4 स्टेप लिखूँगी तब करूँगी तो फिर यार फ़ायदा ही क्या पढ़ने का, है ना। हम चाहते हैं कि बोर्ड में हम अपना टाइम बचाएं और ऐसी चीज़ें जल्दी से जल्दी करना सीखें। इसलिए मैं यहाँ पे स्टेप्स नहीं लिख रही हूँ सारे। मैं चाहती हूँ आप थोड़ा दिमाग लगाओ वैसे आप लगाओगे दिमाग, आई नो। खैर यहाँ पर कितने थे 4, और यहाँ पर अब कितने हो गए हैं 4। ऑक्सीजन बैलेंस अब हम कोई सा भी ले सकते हैं, कार्बन ले लो चाहे सल्फर ले लो, बात एक ही है। कार्बन देख लेती हूँ मैं, कार्बन इधर कितने हैं 1, इधर भी कितने हैं 1, सल्फर इधर कितने हैं 2, लेकिन इधर कितने हैं 1, यानी कि इधर 1 कम है। तो अब मुझे इधर क्या करना पड़ेगा, इधर इसको 2 करना पड़ेगा, ठीक। अगर अब मैंने इसे 2 करा तो एक बार अपनी इक्वेशन फिर से चेक कर लो। कार्बन कितने हैं 1, कार्बन कितने हैं 1,
सल्फ़र 2 और यहाँ पर भी 2, ऑक्सीजन इधर हो गई हैं 4 और इधर अब कितनी हो गई हैं 2 और कितनी हो गई ये वाली 2 2 जा 4 और +2 6 हो गई, है ना। तो अब इधर गड़बड़ हो गई, इधर ज़्यादा हो गई, इधर कम हो गई। अब मैंने आपको अभी पीछे ट्रिक बताई है कि जिधर 3 और 2 अटक जाता है तो इधर 3 की मल्टीप्लाई इधर 2 की। तो यहाँ पर अगर 6 हैं तो इसे 6 बनाने के लिए मुझे क्या इस 2 को तो मैं हटा नहीं सकती ना, क्योंकि इसे मत चेंज कर देना। जो क्वेश्चन में पहले से ही आता है लिखा वो उसे नहीं चेंज करना है, जो हम आगे यहाँ लगा रहे हैं सिर्फ वही चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं 3 कर देती हूँ। अब देखो बैलेंस हुई या नहीं। CS2 3O2 गिव CO2 2SO2। चेक कर लो, एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन, 2 सल्फ़र, इधर भी 2 सल्फ़र, इधर 6 ऑक्सीजन और इधर भी 2 4 और 2 6 ऑक्सीजन। अगला करते हैं, ये वाला देख लेते हैं एक बार कि Mg इधर एक पहले वही देखते हैं, ऑक्सीजन ही देखते हैं। ऑक्सीजन कितनी है, इधर 2 इधर 1, जिधर कम है उधर मैंने भाई 2 की मल्टीप्लाई करवा दी, सिंपल। अब आगे देख लेते हैं Mg कितने हैं, 1, इधर 2 हो गए, तो अब इधर कम है तो इधर भी 2 की मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक। तो इधर 2Mg इधर भी 2Mg। कार्बन कितने, 1 1 दोनों तरफ 1 1, ऑक्सीजन दोनों तरफ 1 1, बैलेंस्ड। तो बाकी की और इक्वेशंस ऐसे ही मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगी। और अभी फ़िलहाल अगर आपको ये वाली समझ आई हैं तो आप ये ट्राई करेंगे, ये वाली इक्वेशंस तीनों, और कल आप मेरी वीडियो देखेंगे, मैं इनके सॉल्यूशंस आपको कल बताऊंगी कि आपने ठीक करे हैं या नहीं। लेकिन आपने अभी अभी पढ़ा है ना, तो आप एकदम अभी इन्हें ट्राई करके देखिए, आई होप आपको आ जाएंगे। और अगर गलत हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको सही सही समझा दूँगी इन्हें दोबारा, ठीक। बाय, पढ़ते रहना।